जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है भारतीय संविधान प्रावधान तथा संस्थापक कार्य संचालन। दोस्तों, यह जो टॉपिक है ये BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम कवर करेंगे राज्य सरकार, गवर्नर, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल के बारे में, जिसमें से दोस्तों राज्य सरकार, गवर्नर, मंत्रिपरिषद की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है और दोस्तों आज हम जो लास्ट कवर करेंगे वह है विधानमंडल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, वह यह है कि इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नोट्स के थ्रू और यह नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जिसे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा बड़ा क्लियर मानना है कि अगर हम अपने टॉपिक का बेसिक मतलब समझ जाए, यह समझ जाए कि हमारा टॉपिक का अर्थ क्या है, तो हम पूरे चैप्टर को समझने में काफ़ी कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको आपके चैप्टर का मतलब। तो चैप्टर हमें यह कह रहा है भारतीय संविधान प्रावधान संस्थापक कार्य संचालित। तो भारतीय संविधान का मतलब क्या है? भारतीय संविधान का मतलब है कि यह देश कानून भारत के संविधान से चलता है। भारत का संविधान से चलता है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें क्या कहना चाह रहा है? तो इसमें कहना चाह रहा है वह प्रावधान, वे कानून जो संस्था के कार्य को संचालन करते हैं। मतलब कि एक राज्य में कैसे संस्था बने, कैसे सरकार बने, वह सरकार कैसे काम करे और उस काम को कैसे चलाया जाए। तो मतलब एक राज्य में कैसी सरकार आए, वह सरकार कैसा काम करे और सरकार कैसे चलाए, इन सब के बारे में संविधान में है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि कैसे संविधान, राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम करती है, गवर्नर सरकार संविधान के हिसाब से काम करते हैं, मंत्रिपरिषद करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे कि विधानमंडल कैसे संविधान के अनुसार काम करती है, संविधान के अंदर विधानमंडल के बारे में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक विधानमंडल का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों, आपको चैप्टर का मतलब क्लियर हो गया? तो प्लीज़ मुझे वीडियो के सबसे लास्ट में कमेंट करना और ये बताना कि आपको सब समझ में आया है कि नहीं, कहाँ कोई दिक्कत हुई थी, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई थी। तो देखो दोस्तों, विधानमंडल क्या होता है? विधानमंडल होता है कानून बनाने वाला मंडल। तो हर राज्य के लिए कानून बनाने के लिए एक सरकार चुनी जाती है और वह सरकार विधानमंडल में जाकर अपने राज्य के लिए कानून बनाती है। तो आपको दोस्तों पता ही है कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं, वह 28 राज्य अपने 28 राज्य के लिए 28 अलग तरह का कानून बनाती है। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आ जाता है, जिसका नाम है कि राज्य की विधानमंडल की रचना, कि राज्य के विधानमंडल कैसे बनता है, राज्य के विधानमंडल के पास क्या पावर है और वह कैसे काम करती है। तो यह सब चीज़ें आज हम दोस्तों पढ़ेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे बताते रहना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ये कहता है कि भारत के सभी राज्यों में कानून बनाने के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, यह आपको भी पता है कि 28 राज्यों के लिए 28 विधानमंडल बनाए गए हैं कि वो अपना अपना कानून बनाएं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में से 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और एक राज्य दोस्तों नहीं लिखा, वो मैं आपको बता देता हूँ, तेलंगाना। इन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जबकि बचे हुए राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं समझाता हूँ एक सदनीय विधानमंडल क्या होता है। पहले आप इसको बड़ा आसान से समझिएगा, आगे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। एक सदनीय विधानमंडल होता है, जैसे कि मैं आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली में कानून बनाने के लिए, विधानमंडल के लिए, मतलब कि जो दिल्ली का कानून बनाएंगे, 70 लोगों को चुना गया या 70 लोगों के लिए वोटिंग होती है। ये 70 लोग हमारे लिए कानून बनाएंगे। इसमें से कुछ लोग अलग अलग पार्टी के होंगे, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का, कोई आम आदमी का है। इसमें से एक सरकार बनेगी, वह सरकार काम करेगी और विपक्ष काम को मना करेगी। ये होता है दोस्तों एक सदन, कि मतलब एक ही चीज़ हम चुनकर भेजेंगे और वो कानून बनाएंगे। ये होता है एक सदन। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये दिल्ली में है। बाकी सभी राज्यों में है, 28 में से 6 राज्य घटा दो और वो 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर हैं। अब इन राज्यों में द्विसदनियों में क्या होता है? द्विसदन में क्या होता है दोस्तों, जैसे जिन लोगों को हम चुन कर भेजते हैं,
वो लोग तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ये लोग तो कानून बनाते ही हैं। प्लस में एक परिषद होता है दोस्तों, क्या होता है? परिषद। अब ये क्या करता है, जैसे उस राज्य की जो पंचायत है उसमें से 1/3 बंदे ले लिए, उस राज्य की जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं उसमें से 1/3 बंदे ले लिए, फिर उसके बाद में उसमें से कुछ लोग एंग्लो इंडियन ले लिए, कुछ लोग कला और साहित्य के आधार पर ले लिए, तो ये लोग अलग से एक परिषद में डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि नहीं, जो उस राज्य के म्युनिसिपल होंगे, जो उस राज्य के पंचायत होंगे उनमें से कुछ ले लिए, फिर उसके बाद उस राज्य के जो शिक्षा के होंगे उनमें से ले लिए, तो ऐसे करके अलग से और टीम, मतलब कि एक अलग और सदन बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? एक सदन समझ में आ गया था आपको, वही एक सदन यहाँ पर भी होता है जिसे बोलते हैं विधान पालिका। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा सदन होता है जिसमें होते हैं कुछ लोग किसके, पंचायत के, कुछ लोग होते हैं शिक्षा के, कुछ लोग होते हैं टीचर से, कुछ लोग होते हैं एंग्लो इंडियन, कुछ होते हैं कला साहित्य के आधार पर। तो इस तरीके से इनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद में ये इनमें से कुछ बंदे 2.5 साल बाद हटा दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप एक सदन और द्वि सदन समझ गए कि एक सदन में ये होता है हम सीधा जिनको चुनकर भेजते हैं वो जाते हैं, द्वि सदन में वो होता है कि जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं वो तो जाते ही हैं, बल्कि उसके अलावा कुछ लोग पंचायत से, तो कुछ लोग किसी किसी थ्रू से जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, सारे इसके अंदर लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, ये कुछ इंग्लिश में कुछ चीज़ें मैंने लिखी थी जो बहुत ज़रूरी थी, तो वो मैं बताऊंगा। जिन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है वहाँ पर एक सदन को विधानसभा, दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। देखो दोस्तों, जहाँ पे द्विसदन है, एक को विधानसभा और एक को विधान परिषद कहते हैं। तो आपको पता ही है कि 6 राज्यों में कौन कौन किस किस राज्यों में विधान परिषद है। तो ये दोस्तों एग्ज़ाम में लिखोगे तो एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है। नॉलेज तो आपकी गेन हो ही रही है, साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। अनुच्छेद 169 में यह स्पष्ट कहा गया है कि राज्य में विधानसभा अपनी उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अपने राज्य में विधान परिषद की स्थापना करके अथवा उसे समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पास करके संसद में वैसा करने की प्रार्थना कर सकती है। तो देखो दोस्तों, अनुच्छेद 169 में लिखा हुआ है, जैसे मान के चले किसी राज्य में एक सदन है तो वो 2/3 बहुमत, मतलब कि हर तीसरे बंदे में से 2 बंदे अगर एग्री हो जाए तो वो द्विसदन में बदल सकते हैं अपने राज्य के विधानसभा को। और अगर कोई द्विसदन है तो वो 2/3 बहुमत के सपोर्ट से एक में बदल सकते हैं, एक सदन में। तो मतलब यहाँ पर ये बताया गया है इस अनुच्छेद 169 में, संविधान में, जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि संविधान प्रावधान यही होता है प्रावधान दोस्तों। तो ये प्रावधान है कि किसी भी राज्य में एक सदन वाले द्विसदन में बदल सकते हैं, द्विसदन वाले एक सदन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 लोग सपोर्ट में होने चाहिए कि हाँ इसे बदल दो। तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी बताई गई है जो मैंने इंग्लिश के इसमें लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि इंग्लिश में नोट्स तैयार किए हुए हैं, ये ज़रूरी था, ये हिंदी में थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने इसे इंग्लिश में प्रिपेयर किया था। यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली यहाँ तक तो वही बात लिखी हुई है कि कैसे, मतलब कि एक एमएलसी से चुना जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि देखो 28 में से 6 राज्य हैं, तेलंगाना एक नया राज्य है, उसके बाद में जो एमएलसी, जो एक उसे मैंने आपको बताया था विधान परिषद और विधानसभा 2 तरीके से बटे होते हैं। 2 सदस्य, मतलब कि 2 साल के लिए हर सदस्य 2 साल में बदले चले जाते हैं। उसके बाद में ये राज्यसभा की तरह काम करता है। एक देखो, अगर किसी को विधान परिषद का व्यक्ति बनना है तो उसकी आयु 30 साल होनी चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और उसे इलेक्शन लड़ा होना चाहिए और वो पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि जो विधान परिषद में जहाँ पे द्विसदन है, तो इस सदन में जो व्यक्ति चुना जाएगा उसकी ये चीज़ होनी चाहिए और उसे कभी भी इसमें नहीं चुना होना चाहिए, वो किसी जगह और चुना हो तो वो चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली आप ये मान लीजिए, द साइज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन
council cannot be more than 1/3 of the membership of the state legislative assembly. How its size cannot be less than 40 member. तो देखो दोस्तों ये बताया गया है कि जो काउंसिल होगा, ठीक है दोस्तों, वो इसके 1/3 होगा। तो अगर यहाँ पर 100 लोग होंगे तो यहाँ पर इसमें 30 ही लोग होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया कि अगर आप 100 लोगों को चुनकर भेज रहे हो विधानसभा में, तो विधान परिषद में सिर्फ 30 लोग ही टोटल होने चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद दोस्तों कैसे चुने जाते हैं विधान परिषद के लोग, तो ये बताया गया है कि उनको चुना जाता है 1/3 लोग जो हैं वो पंचायत, म्यूनसिपाल्टी, पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इनसे चुने जाते हैं। फिर 1/3 लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट, मतलब कि जो इसमें जीते हैं, जो इस तरफ जीते हैं, उनको चुना जाता है। जो मतलब कि चुनाव में जीत कर आए हैं उनमें से चुने जाते हैं। उनमें से 1/6 मतलब कि 1/6 लोग जो हैं वो चुने जाते हैं गवर्नर के द्वारा, जिनको नॉलेज है साइंस की, आर्ट की, लिटरेचर की, या फिर उन्होंने कभी कोई आंदोलन किया है उसके, सामाजिक सेवा की। उसके बाद दोस्तों एक सदस्य का 12वां भाग उनको चुना जाता है जो ग्रेजुएट हैं, जो स्नातक हैं, जो स्टेट में रहते हैं, वो हो गए। उसके बाद दोस्तों 1/12 भाग जो है वो लोग वो चुने जाते हैं जो 3 साल से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है और सेकेंडरी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उनको चुना जाता है, मतलब कि टीचर है वो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊँ तो 2 तरीके से जो द्वि सदन है उसमें से 1/3 बहुमत इसमें से चुने जाते, 1/3 लोग इसमें से चुने जाते हैं, 1/3 पंचायत से चुने जाते हैं, 1/12 भाग इसमें से चुने जाते हैं। तो ऐसे कर करके ये चीज़ें आप देख लेना। ये मैंने आपको बताया, वैसे मैं पढ़ता तो ज़्यादा टाइम लगता, फिर हिंदी की चीज़ों को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा पूरा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यही चीज़ बताई गई है। संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। देखो दोस्तों ये नहीं बताया गया कि एक राज्य की जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य होंगे, लेकिन संविधान में ये बताया गया है कि किसी भी राज्य में 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होंगे। मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 से कम लोग नहीं चलेंगे और 500 से एक ज़्यादा नहीं चलेगा। तो मतलब 500 से ज़्यादा तो किसी में नहीं है, लेकिन 60 से कम है कहाँ कहाँ? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली ये बताया गया है कि किसी भी राज्य में विधान, जो कानून बनाने वाले लोग होंगे, जैसे किसी भी राज्य में कोई इलेक्शन होगा तो उस जगह पर ये होना चाहिए कि उस राज्य में कम से कम अनुच्छेद 170 कहता है कि उस राज्य में कम से कम 500 से ज़्यादा बंदे नहीं चुने, ज़्यादा से ज़्यादा, और 60 से कम नहीं। लेकिन हमारे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये राज्य बाद में बने थे, और उसके अलावा ये छोटे छोटे राज्य हैं। तो इनमें 30 ऐसे 45 इतने लोगों को कहा गया है। प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। इस कारण से संख्या भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होती है। तो देखो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि हर बार जब जनगणना होती है तो जितने लोग उस राज्य में होते हैं उसके हिसाब से उनके नेता की सीट बनाई जाती है कि उस राज्य में इतने एमएलए होने चाहिए। मतलब कि एक व्यक्ति की, मतलब कि एक इतने लोगों के लिए इतने बंदे चाहिए जो उसको सही से चला सके। तो देखो दोस्तों दोबारा गो थ्रू कर लो ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि राज्य की विधानमंडल होती क्या है, कैसे विधानमंडल बनती है, उसके बाद कैसे हम एक सदन द्वि सदन के फ़र्क को समझा, फिर हमने इसके इंग्लिश के हिंदी को हमने समझा, ठीक है दोस्तों, कि कैसे कैसे लोग चुने जाते हैं। तो देख लो दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको बता दूं कि इसमें से इन चीज़ों को आप ज़रूर देखना कि जो ये वाला पार्ट है 1/3, 1/6, 1/12, तो ये चीज़ देखना और इनमें देखना कि कौन कौन से लोग हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया था कि 170 में कहा गया, जैसे हर जनगणना में बताया गया है। संविधान के 42वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि सन 2000 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना तक प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्र के वजन के लिए आखिरी लिए जाएंगे, जो 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित की प्रकाशित है। अब स्थिति को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक जनसंख्या 403 उत्तर प्रदेश है, हरियाणा में 90, पंजाब में 117 और हिमाचल में 68 है। तो देखो दोस्तों ये बताया गया है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मान के चलो आपकी क्लास में 10,000 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 20 बच्चे हैं, और मैं इधर भी
इनको संभालने के लिए एक टीचर दे दूँ और इधर भी एक दे दूँ, क्या ये सही रहेगा? कभी नहीं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, इन 10,000 के लिए कम से कम 100 टीचर मुझे देने पड़ेंगे। तो वही होता है दोस्तों कि हमारे देश में जहाँ पर ज़्यादा आबादी है उनको संभालने के लिए ज़्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए। मतलब कि अगर दिल्ली की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें जन सेवक देने होंगे, विधान उनके कानून बनाने वाले भेजने होंगे। उसी प्रकार से दोस्तों महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलेशन तो वहाँ ज़्यादा भेजने होंगे। उसके बाद में कोई राज्य बहुत क्षेत्र में बड़ा है तो उसके लिए फिर हमें ज़्यादा उस राज्य के लिए ज़्यादा कानून बनाने वाले व्यक्ति भेजने होंगे। तो वही बताया गया है कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है तो उधर 403 वर्तमान स्थिति है विधानसभा की, उधर 403 उनके लिए कानून बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि संविधान के 42वें संशोधन में ये बोला गया था कि 2000 जनगणना जब होगी तब जो जनगणना के आधार पर जो सीट बनेगी उसे रखा जाएगा। लेकिन फिर उसमें 1971 के जनगणना के अनुसार निश्चित प्रकाशित की गई, फिर बाद में 2026 तक, अब 2026 तक कोई सीट में फेरबदल नहीं होगा राज्यों की। अब 2026 की जब जनगणना होगी तो फिर इन चीज़ों में बदलाव होगा कि इन कितने राज्यों में कितने बढ़ने चाहिए उनके प्रतिनिधित्व। तो आपको दोस्तों यह समझ में आ गया कि नहीं? तो विधानसभा की जो सीट है वो बढ़ती और घटती रहती है जनगणना के अनुसार। तो लेकिन अब तो कानून चल रहा है उस वजह से वह रुका हुआ है। चुनाव, राज्य विधानसभा सदस्यों का चुनाव राज्य के मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और सीधे रूप में होता है, प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो देखो दोस्तों, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं राज्यों के, मतलब कि हर राज्य के चुनाव होते हैं वे मत अधिकार मतलब कि वोट देने के आधार पर होते हैं। निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक अधिकार आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में प्रकार विभाजित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य कम से कम 75 जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करे, उस समय रहने वाले स्त्री पुरुष के जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। तो देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि जो भौगोलिक होती है, जैसे मान के चलो आपके इलाके को एक बड़ा सा एरिया को बना दिया जाएगा, किस राज्य में एक व्यक्ति आपका एमएलए बनेगा, तो उस इलाके में जितने भी लोग होंगे वो वोट करेंगे। उनके वोट करने के लिए एक ही शर्त है कि वो 18 साल के होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों वो स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो वो वोट दे सकते हैं। और 75,000 जनसंख्या यह बता रहा है कि हर 75,000 लोगों पर एक एमएलए होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि हर 75,000 लोगों को एक एमएलए संभाल रहा है। अब ये बताया गया दोस्तों उसके बाद कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखे गए। तो उनकी जितनी दोस्तों पॉपुलेशन, जितनी आबादी है अनुसूचित जाति और जनजाति की, उनके प्रतिनिधि की सुरक्षा रखी गई है कि उतने प्रतिनिधि रहेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे, उतने प्रतिनिधि उनकी आगे बात रखेंगे। 19वें संशोधन के अनुसार राज्यपाल को यदि यह अनुभव हो कि एंग्लो इंडियन का प्रत्यक्ष है नहीं तो एक व्यक्ति को राज्यपाल चुन सकता है। इसे 2010 तक बढ़ाया गया था। तो दोस्तों यह बताया गया है कि अगर एंग्लो इंडियन लगता है राज्यपाल को कि नहीं है विधानसभा में, तो वो एक एंग्लो इंडियन अपने हिसाब से चुनकर उसे नियुक्त कर सकता है कि एक एंग्लो इंडियन उस राज्य में चुना जा सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है राज्यपाल के अंतर्गत कि वो किसी एक एंग्लो इंडियन को चुन सकते हैं। दोस्तों आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है? तो दोस्तों नॉर्मली समझो, बड़े आराम से समझो। तो यहाँ पर अब तक हमने यही चर्चा की है दोस्तों कि विधानमंडल है क्या। तो विधानमंडल कानून बनाने के है। कानून कैसे बनता है? तो मैंने आपको बताया कि हर 75,000 आबादी पर हर जनगणना के बाद हर राज्य में अलग अलग व्यवस्था है। संविधान यही सब तो हम पढ़ रहे हैं, जब भी तो बोरिंग लग रहा है कि संविधान में बताया गया कि ये संशोधन हुआ, वो अनुच्छेद ये कहता है, वो कहता है कि किसी राज्य में इतने एक सदन है, किसी राज्य में 2 सदन है, एक सदन को कैसे हटाया जा सकता है, 2 सदन को कैसे हटाया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें। अब दोस्तों ये बताया गया है कि 333वें अनुच्छेद के अंतर्गत एंग्लो इंडियन, देखो दोस्तों अब ये फिर बताया गया कि 333 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन को चुना जाता है असेंबली में। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सोचता है? गवर्नर। ये गवर्नर के हाथ में है कि वो किसी भी एंग्लो इंडियन को चुनकर राज्य की विधानसभा में रख सकता है। तो यहाँ तक दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि विधानसभा कैसे, रचना क्या है। तो यहाँ पर रचना यही है दोस्तों कि कानून बनाने वाली एक संस्था है। यह कानून बनाने वाले को हम चुनकर भेजते हैं।
इनके इधर हर राज्य में अलग अलग व्यवस्था है। हमारे देश के 6 राज्यों में द्विसदन है, तो अन्य राज्यों में एक सदन है। द्विसदन में किस तरीके से लोग चुने जाते हैं, उसके बाद में दोस्तों कैसे कैसे हम एक सदन द्विसदन को ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद में हर आबादी के बाद कैसे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, कैसे हमारे संविधान में बताया गया है कि 60 से कम और 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद में कैसे सिक्किम, गोवा जैसे राज्यों को छूट दी गई है कि वो कम से उसमें भी अपने राज्य की विधानसभा को चला सकते हैं। अब दोस्तों विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है दोस्तों, या फिर मुझे विधानसभा में सदस्य बनना है, तो मुझे भारत का नागरिक होना चाहिए। मेरी जो एज है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी लाभप्रद पद पर ना हो। हम पागल दिवालिया, पागल मतलब कि हमारा दिमाग सही होना चाहिए, और दिवालिया मतलब दोस्तों कि हमें कर्ज में मशहूर नहीं होना चाहिए, और संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यताएं रखता हो, नाम मतदाता सूची में हो। तो दोस्तों जो एक संसद के जरूरी है वो होना चाहिए, और उसका नाम लिस्ट में होना चाहिए कि वो वोट दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये योग्यता है, किसी को भी बनना हो तो उसके अंदर ये खासियत होनी चाहिए। कार्यकाल, विधानसभा का साधारण कार्यकाल 5 साल का है, परंतु राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे जब चाहे भंग कर सकता है। इसके लिए नए चुनाव करवा सकता है। संकटकालीन स्थिति के समय संसद द्वारा कानून पास करके इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यह अवधि एक समय 1 वर्ष के लिए संकटकालीन स्थिति के समाप्त होने के बाद अधिक से अधिक 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, तो भी राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाती है। तो देखो दोस्तों विधानसभा में क्या होता है कि अगर एक बार सरकार चुन ली तो 5 साल तो चलेगी। तो आपको भी पता है दोस्तों कि अगर आपके राज्य में जो भी सरकार है अगर वो पूरी बहुमत की है तो 5 साल पूरे चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बताया गया कि साधारण कार्यकाल 5 साल है। 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे तो दोबारा सरकार बदल सकती है या वही सरकार रह सकती है। लेकिन राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री कहे कि भाई इसे भंग कर दो, अगर मुख्यमंत्री को पता चल जाए कि भाई अब मेरे जो है मेरे को सपोर्ट या मेरी पार्टी नहीं रही, जैसे मान के चलो 2 लोगों ने मिलकर एक सरकार बनाई है, जैसे कांग्रेस और एक और पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, अब उनको पता चलेगा कि इनकी आपस में अनबन हो रही है, तो इनका जो मुख्यमंत्री होगा वो राज्यपाल को बता देगा कि हमारा सपोर्ट नहीं हो रहा है, हम इस सरकार को गिराना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए दिल्ली के जो 70 दिनों की जो सरकार आई थी, ठीक है दोस्तों, उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट लिया था। उन्होंने जब लगा कि हमारी कांग्रेस से नहीं बन रही तो उन्होंने अपने राज्यपाल को बोल दिया था कि आप क्या करिए, आप विधानसभा को भंग कर दीजिए। तो सबसे बड़ी हम 2014 में देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा भंग करवा ली थी। तो सबसे बड़ी बात, विधानसभा भंग हो सकती है 5 साल से पहले भी, और उसके बाद फिर देखा आपने जब दोबारा चुनाव हुए तो 5 साल पूरी बहुमत से सरकार चली। तो कोई भी सरकार 5 साल चलती है, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने पर वह भंग भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसको बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे कि अगर कोई संकट आ गई, इमरजेंसी आ गया, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि राज्य में संकट आ जाता है या देश में संकट आ जाता है, तो जो सरकार 5 साल चलनी चाहिए वो सरकार में 1 साल और बढ़ जाता है, तो वो सरकार 6 साल भी चल सकती है। तो यहाँ पर बताया गया कि 1 वर्ष बढ़ जाता है और 6 महीने तक और बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद में भी 1 प्लस पहले 5, अगर समस्या चल रही है तो 1 और बढ़ जाएगा, और फिर और समस्या रह गई तो 6 महीने से ज़्यादा और नहीं, तो मतलब 6.5 साल करीब लगाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों संविधान का फेल होना, संवैधानिक मशीनरी का फेल होना, मतलब कि राज्य में कोई दिक्कत आ गई है, राज्य में कुछ भी सही से नहीं चल पा रहा है, बहुत दिक्कत है, बमबारी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, और राज्य सही से नहीं कर पा रहा उसे कंट्रोल, तो उसका मतलब क्या है, संविधान फेल हो रहा है। तो ऐसे टाइम में वहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उसका कार्यकाल हटा दिया जाएगा, वहाँ पर उसे राष्ट्रपति जी संभालेंगे उस राज्य को। तो यहाँ पर ये बताया गया कि विधानसभा कितनी चलती है, तो विधानसभा 5 साल चलती है। मुख्यमंत्री के कहने पर वो हट भी सकती है, अगर कभी कोई संकट आता है तो 6 साढ़े 6 साल भी चल सकती है, और उसके अलावा अगर वहाँ पर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो भी वहाँ पर उसे भंग कर दिया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति उसे अपने हिसाब से चलाएंगे। अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे जो है विधानसभा
चलती है, कैसे विधानसभा काम करती है, कैसे उसकी अलग अलग चीज़ें। अब दोस्तों हम देखेंगे या फिर हम पढ़ेंगे अधिवेशन तथा कोरम। अधिवेशन क्या होता है? अधिवेशन दोस्तों होता है मीटिंग, या फिर हम कह सकते हैं सेशन। अब दोस्तों सेशन में होता क्या है कि जो कानून बनने होंगे, जैसे मान के चलिए दिल्ली, पंजाब की सरकार को पंजाब के लिए कानून बनाना है, तो अधिवेशन होगा, मीटिंग होगी। उस मीटिंग में बोला जाएगा कि ये कानून बनाया जाएगा, तो उसमें फिर लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, और फिर अगर पूरा बहुमत मिल जाएगा तो वो पास हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। तो राज्यपाल जब चाहे राज्य के विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद का अधिवेशन बुला सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जहाँ पर एक सदन है वहाँ पे एक सदन को बुलाएंगे, जहाँ दो सदन है वहाँ दो सदन को बुलाएंगे। कौन? राज्यपाल। किस लिए? इसलिए कि भाई कुछ ना कुछ बनाओ। तो हर साल में ये तो कंपलसरी है कि 2 अधिवेशन होंगे ही होंगे, और उन 2 अधिवेशन में 6 महीने का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो अगर जनवरी में कोई अधिवेशन बुलाया, किसने? राज्यपाल ने, तो अब कम से कम जुलाई तक एक और अधिवेशन बुलाना ही पड़ेगा। इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो राज्यपाल का काम है कि 2 अधिवेशन साल में बुलाएं, और अधिवेशन में चर्चा होती है दोस्तों। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल को विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता है। कई बार कोई विशेष दिक्कत आ गई या कुछ हो गया, तो ऐसे टाइम में विशेष अधिवेशन भी बुलाए जाते हैं। तो अधिवेशन का मतलब दोस्तों समझ में आ गया। अब कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है दोस्तों कि कम संख्या में भी जब मीटिंग स्टार्ट की जा सके। जैसे मान के चलो राज्यपाल जी ने कहा कि भाई कल सेशन है, आप सभी को आना है। अब दोस्तों स्कूल तो है नहीं कि यहाँ पे जब सब नहीं जाएंगे तो भाई पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया जाएगा और बच्चे पहुँच जाएंगे। राज्यपाल जब बुलाते हैं सबको, तो कई बार ऐसा होता है कि सब नहीं पहुँचते और मीटिंग हो नहीं पाती। तो ऐसे में भाई मीटिंग तो कभी नहीं हो पाएगी। अब साल में 2 मीटिंग हो और उस 2 मीटिंग में भी या 2 सेशन में भी ना पहुँचे, कौन? जो विधायक हैं या फिर जो आपके विधान पालिका के जो लोग हैं वो नहीं पहुँचेंगे, तो क्या होगा? ऐसे में जो राज्यपाल हैं वो कोरम कहते हैं कि भाई कम से कम जो इतने बंदे हैं उसमें भी मीटिंग स्टार्ट कर दी जाए। समझ रहे हो दोस्तों कि अगर दोनों सदनों को बुलाया, या फिर अगर एक सदन वाली विधान पालिका, मान के चलिए कि ये पंजाब की विधान सभा है और इस विधानसभा में 100 व्यक्ति या फिर 100 व्यक्ति की विधानसभा है। अब राज्यपाल ने 6 महीने बाद मीटिंग बुलाई और कहा आप आ जाओ। अब 100 में से सिर्फ पहुँचे 20 लोग, तो क्या बुलाने के बाद अब इस मीटिंग फिर से ख़त्म कर दिया जाए? नहीं दोस्तों। अब क्या होता है ऐसे टाइम में 100 का 10वां भाग, उसे बोलते हैं कोरम। अगर 10 लोग भी 100 को बुलाए, 10 भी पहुँचे, तो मीटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी या फिर सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो संविधान के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही को आरंभ करने से पहले यह आवश्यक है कि विधानसभा की कुल संख्या का 1/10, मतलब अगर 300 है तो 30, 400 है तो 40, 100 है तो 10, इतने लोग भी पहुंच गए तो सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। 42वें संशोधन के अनुसार विधानमंडल के प्रत्येक सदन को अपनी गणपूर्ति स्वयं निश्चित करने का अधिकार है। तो देखो दोस्तों, जैसे बुलाया जाएगा वो खुद गिनती करके बता देंगे कि हम 10 लोग आ गए हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए सेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया कि अधिवेशन और कोरम क्या होता है। तो जब आप ऐसी ऐसी चीज़ें लिखेंगे तो दोस्तों आपके नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको ये चीज़ें नॉलेज वाली काफ़ी गेनफुल होंगी यार। दोस्तों आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये चीज़ें आपको शायद नहीं पता हो, ज़्यादातर को पता होंगी लेकिन कई चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। तो यहाँ पर आप अपने आंसर को देख लीजिए कि विधान पालिका संविधान में क्या क्या दिया हुआ है। तो संविधान में बताया हुआ है दोस्तों किस तरीके से हर राज्य में, किसी में 1 है, किसी में 2 सदनीय है, कैसे राज्यों में हटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा, कितने कम से कम है। ये तो आपके एग्ज़ाम के, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के भी इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे कितनी आबादी पर कितने हम लोगों को चुनते हैं, कितनी 2022 तक हमारी आबादी को रोक दिया गया है कि तब तक हमारे वो नहीं चुने जाएंगे। कितनी एक व्यक्ति को अगर द्विसदनीय शासन में तो उसको अगर बनना हो तो कितनी आयु होनी चाहिए, उसकी कितनी आयु होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों कार्यकाल कितना है, अधिवेशन के कब कब बुलाया जाता है 6 महीनों पर, कैसे कैसे कोरम है, कोरम कैसे काम करता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे विधानसभा के पद अधिकारी की। अब दोस्तों पद अधिकारी क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनाव करती है। इस स्पीकर में उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। इससे शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। मुख्य रूप से
उसकी स्थिति लोकसभा के स्पीकर के समान ही है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, विधानसभा के सदस्य प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकते हैं, परंतु इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा में उसी समय पेश किया जा सकता है जब उसके बारे में कम से कम 14 दिन पहले उसको सूचना दी जा चुकी हो या उसके अनुपस्थिति में उसके पद पर उपाध्यक्ष काम करता है। तो देखो दोस्तों, ये बताएगी कि विधानसभा में हो हल्ला बहुत होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो ऐसे में क्या होता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष शुरू में ही चुन लिया जाता है। जो पार्टी जीतती है वो अपना एक अध्यक्ष चुन लेती है और एक अपना उपाध्यक्ष चुन लेती है। अब अध्यक्ष का काम क्या होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, वहाँ पर हल्ला ना होने दे। तो स्पीकर जिस तरीके से लोकसभा में काम करता है उसी प्रकार से राज्य में अध्यक्ष काम करता है, और अध्यक्ष कभी छुट्टी पे हो गया या फिर अध्यक्ष नहीं आ पाए तो उपाध्यक्ष इसे संभालते हैं। लेकिन अगर अध्यक्ष को हटाना हो तो एक प्रस्ताव पास करना होता है, लेकिन उसे हटाने से पहले 14 दिन पहले बताना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वह 14 दिन पहले नहीं बताया तो अगर उसका उपाध्यक्ष काम कर रहा है तो भी बता देंगे कि भाई आपको अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ गया कि विधानसभा के पदाधिकारी मतलब विधानसभा को कौन चलाता है या विधानसभा को किस तरीके से उसकी जो मर्यादा है या फिर जो उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसे, एक विधानसभा के अंदर जो एक क्या है उसे यार मैं एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं पकड़ पा रहा हूँ, जो एक डेलिजेंसी या फिर क्या कहूँ, जो एक तरीके से आप समझिए इस चीज़ को, तमीज़ को बनाए रखते हैं। सदस्यों के विशेष अधिकार, दोस्तों आपको कुछ विशेष अधिकार भी मिलते हैं जब आप विधानसभा में चुने जाते हैं। संसद के सदस्यों की भांति राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है। उनके द्वारा सदन में कहे गए शब्दों के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर कुछ भी सदन में करते हैं, हो हल्ला या कोई ऐसा अपशब्द भी इस्तेमाल करते हैं तो उनको कोई सज़ा नहीं होगी। जैसे मान के चले अगर किसी ने किसी को चढ़ा दिया या कुछ बोल दिया, कुछ उल्टा बोल दिया, तो ऐसे टाइम में ये उनकी स्वतंत्रता है कि उनको कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी सज़ा नहीं होगी। किसी भी सदस्य का अधिवेशन के आरंभ होने से 40 दिन पहले 40 दिन बाद किसी दीवानी मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यदि किसी अन्य मामले से गिरफ्तार किया जाए तो उसकी सूचना सदन के अध्यक्ष को भेजनी पड़ती है। तो देखो दोस्तों, जो अध्यक्ष चुना गया है उसे बताना पड़ता है कि आपका जो व्यक्ति है उसे हम गिरफ्तार कर रहे हैं, और वो भी अगर कोई दीवानी मुकदमा, कोई झगड़ा है, कोई छोटे मोटे मामले हैं तो उसमें सीधा गिरफ्तार नहीं किया जाता। इसीलिए दोस्तों, अगर आप नेता बन जाते हो या फिर कोई भी हम कहते हैं तो उनको एक ये सुविधा मिलती है कि भाई उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा 40 दिन से पहले, मतलब उन्हें बता के 40 दिन बाद ही गिरफ्तार किया सकता है। तो अगर कोई भी क्राइम करेगा तो उसे एट द टाइम जेल में ले आके नहीं रखा जा सकता अगर वह किसी तरीके से चुनाव में जीत चुका है, विधानसभा के चुनाव में। तो जो भी जीतते हैं उसे 40 दिन पहले उसे गिरफ्तारी से बताना पड़ता है, और उसके बाद में अगर उन्हें कुछ ऐसा मामला है जो दीवानी नहीं है तो फिर जो उस विधानसभा के अध्यक्ष हैं उसे बताना पड़ता है कि आप किस व्यक्ति को इसके लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक तरह की विशेषता है या एक तरह की खासियत है यहाँ पर कि अगर आप विधानसभा में चुने जाते हो तो यह आपको विशेषता या खासियत मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर आप राज्य विधानमंडल के क्या क्या पद अधिकारी को या फिर उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया था कि कैसे एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है, उसे कैसे हटाया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विशेष अधिकार, जो एक विशेष अधिकार का मतलब जो एक आम नागरिक को नहीं है। अगर हमें या किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस एट द टाइम ले जाएगी, लेकिन यहाँ पर इनको ये खासियत मिलती है कि 40 दिन पहले बताया जाता है, और अगर कोई बड़ा मामला हो, बहुत ही गंभीर मामला हो, तो भी उनको कहीं ना कहीं अध्यक्ष से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये उनकी खासियत है। तो दोस्तों, अब हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो दोस्तों, हमने अब तक यही पढ़ा है कि विधानमंडल की रचना कैसे होती है, कैसे विधानमंडल बनता है। अब हम विधानमंडल कैसे बनता है ये बता ही दिया, कितनी उनकी संख्या होती है, किस तरीके से एक सदन द्वि सदन होता है, यह सब चीज़ें। अब दोस्तों, हम मेन चीज़ करेंगे शक्ति, पावर, क्या शक्ति है, क्या अधिकार है। तो विधानमंडल को निम्नलिखित शक्तियां और अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले कानूनी शक्ति, राज्य विधानमंडल को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बना सकते हैं। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधान पालिका आए कानून बनाने परस्पर विरोध उत्पन्न हो तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाता है। साधारण राज्य के विधानमंडल को राज्य सूची पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है, परंतु कुछ परिस्थितियों में संसद में विषय पर कानून बना सकती है।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया, आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान को 3 विषयों में बांटा गया था। एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, संघ सूची का मतलब होता है वह विषय जिस पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र बनाएगी। जैसे दोस्तों फौज का मामला हो गया या कोई बड़े मामले हो गए, जैसे देश की लड़ाई हो गई, या इन सब के बड़े फैसले कौन लेगा दोस्तों? जो केंद्र में सरकार है। जैसे आज के टाइम में हमारी केंद्र में सरकार कौन है? बीजेपी, या फिर हम कह सकते हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो फैसले लेगी कि देश को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन उसी तरीके से राज्य सूची दोस्तों, राज्य की पुलिस कैसे काम करेगी, ये राज्य का संबंध है, ये राज्य के कानून है। सीमावर्ती यह होता है दोस्तों जहाँ पर दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, कि राज्य भी केंद्र भी। लेकिन कभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए कि मैं कानून बनाऊंगा तो मैं कानून बनाऊंगा, तो ऐसे टाइम में समवर्ती विषय पर केंद्र की चलती है, समवर्ती सूची पर भी केंद्र की चलती है। तो यहाँ पर यही बताया गया दोस्तों कि कानून राज्य के बस पे, राज्य के कानून कभी भी केंद्र नहीं बना सकती, ये बड़ा क्लियर है यहाँ पर। राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति में कुछ रोक व सीमाएँ लगाई गई हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राज्य हर कोई कानून बना लेगी। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो देखो दोस्तों, अगर देश में कभी इमरजेंसी लग गई, जैसे हमारे देश में 1975 में लगी थी, तो 1975 में क्या हुआ था कि कोई राज्य अपने राज्य के लिए कानून नहीं बनाएगा, बल्कि उस राज्य के कानून भी केंद्र द्वारा बनाए जाते थे। जैसे कि आज के टाइम में हर राज्य अपने कानून बना रहा है, मोदी सरकार या मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे देश में कभी ऐसी स्थिति ना आए, अगर कभी इमरजेंसी लगती है, तो उस राज्य की सरकार अपने राज्य के लिए कानून नहीं बनाएगी, बल्कि केंद्र भी उस राज्य के लिए कानून बना सकती है। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की असफलता की घोषणा हो जाने पर विधानमंडल के अधिकार राष्ट्रपति अपने हाथों में ले सकते हैं और वह संसद को उन अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार दे सकते हैं। दोस्तों, संवैधानिक व्यवस्था क्या होती है? संवैधानिक व्यवस्था यह होती है दोस्तों कि एक सरकार चुनी जाती है राज्य के अंदर सही से चलाने के लिए। अब वो क्या होता है, उस राज्य को सही से नहीं चला पाती। जैसे मान के चलिए राज्य के अंदर 2 गुट आपस में लड़ गए और 2 करोड़ या 10-20 लाख लोग मारे गए, या 10-20 लाख लोगों ने, या फिर कुछ बहुत बड़ी व्यवस्था में उटपटांग हो गई या कुछ गलत हो गया। अब इसका मतलब तो सीधा है कि उस राज्य की सरकार उस स्थिति को संभाल नहीं पाई। तो ऐसे टाइम में राष्ट्रपति कहते हैं कि आप इस चीज़ को नहीं संभाल पा रहे हो, राज्य को, आपसे ये अधिकार छीन लिया जाता है और वह अधिकार केंद्र को दे दिया जाता है। या फिर जो हम कह सकते हैं कि भाई मोदी, या फिर मोदी नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोस्तों कि ये कोई एक्स राज्य है और ये अपने राज्य सही से नहीं संभाल पा रहा, तो ऐसे टाइम में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा केंद्र को। केंद्र में भी कौन सी सरकार है? तो मोदी सरकार। तो यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि राज्यों के ऊपर भी सीमा है कि अगर राज्य सही से अपना राज्य नहीं चलाएंगे तो उनके कानून भी उन्हें नहीं बनाने दिए जाएंगे। यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में दिया गया कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद पर कानून बना सकती है। तो देखो दोस्तों, 2/3 का मतलब होता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर यह पास हो गया कि ये विषय जो है, ये सब्जेक्ट जो है, ये अब राज्य इस पर कानून नहीं बनाएगा और केंद्र बनाएगी। जैसे राज्य की पुलिस है, एक पल के लिए राज्य की पुलिस जो भी काम करती है वो राज्य के अंदर करती है, लेकिन अगर ऐसा कोई विषय पास हो गया कि उस पर अब जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र बनाएगी, तो उसके लिए कोई भी टॉपिक हो जिस पर आज तक केंद्र, जैसे मान के चलिए, मैं राज्य का बड़ा अच्छा एग्जांपल हर बार देता हूँ, शराब का, कि हर राज्य के अंदर में आता है कि वो अपने राज्य में शराब बेचना चाहती है या नहीं, या तंबाकू बेचना चाहती है कि नहीं, या सिगरेट बेचना चाहती है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा लगा केंद्र को कि ये विषय ना अब राज्य के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये देश के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें? लोकसभा और राज्यसभा जब 2/3 बहुमत से कह देंगे कि ये विषय जो है, जो ये इंटॉक्सिकेशन है, जो नशा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो इसे क्या करो, इसे अब राज्य सूची से हटा के केंद्र सूची में डाल दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई कानून राज्य से उठा के केंद्र में डाला जा सकता है, या मेन रूप से राज्य से छूट छीन के संघ सूची में दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कुछ विधेयक को विधानमंडल के सेशन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। तो देखो दोस्तों, अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर आप कानून बनाओगे तो राष्ट्रपति से आपको पहले पूछना पड़ेगा। ऐसा विधेयक राज्य में या एक राज्य दूसरे राज्य के व्यापार, वाणिज्य, यातायात के संबंध में हो सकता है। जैसे मान के चलो दोस्तों, दिल्ली और गुजरात को आपस में कुछ फैसला लेना है,
तो ऐसे टाइम में वो खुद कानून नहीं बनाएंगे, वो जाएंगे राष्ट्रपति के पास कि यार हमें ये कानून बनाना है, तो क्या हम क्या करें। तो ऐसे टाइम में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बोलेंगे कि हाँ ये कानून बना लो या हमें बनाने दो। विधानमंडल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के किसी कार्य के बारे में जो उन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए किया है विवाद नहीं हो सकता। तो देखो दोस्तों, राज्य में जो भी हाई कोर्ट के जज ने फैसला लिया हो या कोई टिप्पणी की हो, तो उसके लिए उस राज्य के जो विधान पालिका के हैं सदस्य हैं, वो कभी ये झगड़ा नहीं कर सकते कि इससे हम एग्री नहीं है, उन्हें मानना पड़ेगा। यदि संघ सरकार ने किसी अन्य देश में कोई संधि की हो, भले ही वह विषय राज्य सूची में संबंधित हो, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, अगर राज्य ने, केंद्र ने ऐसा कोई फैसला लिया कि पंजाब के अंदर कोई फैक्ट्री लगेगी और वह फैक्ट्री जो है देश के लोगों को रोजगार देगी, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, पंजाब सरकार का ये नहीं है हमारा विषय, हम फैक्ट्री बनाए ना बनाए, तो ऐसे टाइम में पंजाब सरकार की नहीं सुनी जाएगी क्योंकि केंद्र का फैसला विदेश से लिया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया दोस्तों कि कभी कोई सरकार ऐसा फैसला ले ले, जो हमारे देश की सरकार कोई फैसला ले ले, तो राज्य सरकार का फैसला उसके सामने ढीला पड़ जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया दोस्तों कि अगर ऐसे विषय जिन पर कानून बनाए, अब यहाँ पर ये वाली बात समझिए दोस्तों, आपको सारे कानून समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है कि कैसे कौन कौन सी कानूनी शक्ति विधानसभा को मिली हुई है दोस्तों। तो विधानसभा कानून तो बना सकती है, लेकिन उसके कानून पर रुकावटें भी हैं। जैसे उसको राज्य सूची में, केंद्र सूची में, कैसे राज्य सूची को केंद्र सूची में बदला जा सकता है, कैसे मिशनरी फेल हो जाती है, संविधान फेल हो जाता है राज्य में, तो उसे केंद्र अपने अंडर ले लेता है। उसके बाद में कोई दो राज्यों के बीच का कुछ मामला हो या कोई सेंसिटिव मामला हो, उस टाइम राष्ट्रपति उनको कानून बनाने का अधिकार को छीन लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यदि कोई ऐसी चीज़ हो जो विदेश से जुड़ी हो, जिस पर केंद्र ने फैसला ले लिया हो, तो राज्य का फैसला उस पर नहीं चलता। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर बनाए गए कानून तभी लागू किए जाते हैं जब उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले। तो जैसे दोस्तों बताया गया कि वस्तुओं के क्रय विक्रय पर टैक्स, जैसे मान के चलो अब कोयला जो है झारखंड में ज़्यादा मिलता है दोस्तों, किसी राज्य के पास कोई खनिज है, तो ऐसा नहीं कि वो राज्य अपने हिसाब से उसके रेट तय करेगा, उस पर किसका विषय होगा दोस्तों, वो होगा केंद्र का ही। राज्य की विधान पालिका संविधान से स्वयं कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो देखो दोस्तों, जो हमारे भारत का संविधान है उसमें बदलाव भी कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती, यहाँ पर ये भी बताया गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं इसे थोड़ा जल्दी इसलिए खींच रहा हूँ कि टॉपिक बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा है, तो हमें समझ के इसे निकलना है। तो मैंने आपको यहाँ से अब तक में ये सब चीज़ें तो दोस्तों सब क्लियर कर ही दी है कि किस तरीके से एक सदन द्वि सदन है, कैसे काम कितने साल के लिए करता है, कैसे उसको हटाया जा सकता है, अधिक कोरम क्या है, कैसे किसी विधायक पर 40 दिन पहले उसे बताना होता है गिरफ्तार करने से, अगर नहीं बताया तो उसे किस तरीके से आगे इल्तिहा करना होता है। उसके बाद दोस्तों अभी जब हम पढ़ रहे थे शक्ति, तो हमने कानून संबंधी शक्ति पढ़ी कि कैसे कानून बनाती है विधान पालिका, लेकिन उसके कानून पर रुकावटें भी हैं कि केंद्र कब कब उसके कानून को छीना जा सकता है अगर वो सही से राज्य ना चलाए, अगर कुछ विषय ऐसा लगे कि भाई ये राज्य से ज़्यादा देश के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। उसके बाद दोस्तों जब सरकार कोई बाहर फैसला कर ले, उसके बाद जब दो देशों के बीच की बात हो या फिर कोई ऐसा मामला आ जाए, तो इन सब में किसकी चलती है दोस्तों, मतलब कि केंद्र की। अब बताएंगे वित्त संबंधी अधिकार, मतलब पैसों में क्या विधान पालिका की हैसियत है। तो राज्य विधान पालिका को राज्य के सभी वित्तीय मामलों को पूरा नियंत्रण प्राप्त है। तो देखो दोस्तों, जो भी राज्य का खर्चा होगा या जो भी पैसों से जुड़ा मामला है, इसमें केंद्र की कोई दिक्कत नहीं है। राज्य अपने हिसाब से अपने राज्य में खर्चा करेगी, बांटेगी। तो यहाँ पर ये बताएगी कि वह राज्य को बजट पास करती है, स्वीकृति बिना सरकार कोई टैक्स लगा सकती है, ना पैसा खर्च कर सकती है, परंतु विधान पालिका के अधिकार भी कुछ सीमाएँ हैं। वित्त बिल केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी खर्चा होगा सरकार का, जो भी राज्य का खर्चा होगा, वो खुद राज्य अपने हिसाब से उस पर सेल्फ डिपेंड होकर करेगी, उस पर किसी की और की मनमानी नहीं चलेगी। सीमाएं दोस्तों, अब दोस्तों सीमाओं का मतलब क्या हुआ, सीमाएं का मतलब हुआ दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम आती है। संचित कोष से किया गया खर्च, इस पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, परंतु किसी तरह का इस पर मतदान नहीं हो सकता। संचित कोष क्या होता है दोस्तों, जमा किया पैसा होता है। संचित नीति के अंतर्गत कुछ निम्न प्रकार के खर्चे आते हैं, जैसे राज्यपाल का वेतन, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति उपसभापति वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, सरकारी खर्च पर दिया वाला ब्याज,
कोई खर्च जो संचित से खर्च करके व्यवस्था संसद या विधानसभा कानून द्वारा निश्चित की गई हो। राज्यपाल के आज्ञा के बिना विधान पालिका किसी भी वित्तीय मामले में विचार नहीं कर सकती। राज्यपाल की स्वीकृति पर ही धन विधेयक विधानसभा में पेश हो सकता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि एक राज्य एक राज्य जो है दोस्तों वो खर्चा अपने हिसाब से करेगी, मतलब कि एक राज्य की कमाई, बजट, सब कुछ वो अपने हिसाब से बनाएगी, बजट का पैसा उसे पूरा मिलेगा। लेकिन दोस्तों उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर कोई बजट में खर्चा है, ठीक है दोस्तों, जो संचित है, जैसे संचित कोष मतलब जिसे बचा के रखा गया, उस पर वो खर्च खुद नहीं कर सकती। उसे करने से पहले उसके बाद में अगर कोई नया पैसा जाया है, बजट के अलावा कुछ पैसा चाहिए, तो राज्यपाल से पूछना पड़ेगा। उसके बाद में जो उसके खुद जो उसके लिए काम नहीं कर रहे, सभापति, उपसभापति, न्यायाधीश, उसका पैसा भी उनके बजट में से जा रहा है, तो वो चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं उनके ऊपर उसके रोक नहीं है। संवैधानिक अधिकार, राज्य विधानमंडल को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, ये शक्तियां भी प्राप्त हैं। संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन के लिए राज्य विधान पालिका की स्वीकृति अनिवार्य है। उनकी स्वीकृति के बिना वह संविधान में संशोधन नहीं कर सकता था। संशोधन करने के लिए राज्य विधानमंडलों को कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों की अनुमति मिलनी अनिवार्य है। राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी, देखो दोस्तों कुछ कानून ऐसे हैं, अब तक तो आपने ये पढ़ा कि भाई देश के किसी चीज़ में कहीं ना कहीं राज्य का कोई मैटर नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर ये पढ़ोगे कि राज्य की विधानसभा कई बार बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे मान के चलो दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को चुनना है या फिर कोई बहुत बड़ा फैसला है, जैसे हमारे देश में जीएसटी है ना दोस्तों, कि भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब वो लाया गया था तो हर राज्य की विधान पालिका को उसे पास करना था, ठीक है दोस्तों। तो अगर वो राज्य की विधान पालिका उसे पास नहीं करती तो जीएसटी पास नहीं होता। मैं हर राज्य गलत बोल गया, मतलब कुछ राज्यों को, जैसे 29 राज्य थे उस टाइम में, तो उसमें से कम 18 से 19 राज्यों को उसको पास करना था, तभी जीएसटी पास होता। तो देखो दोस्तों, जब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदला जाता है तो तब लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधान पालिका, 29 राज्यों की विधान पालिका, जैसे दोस्तों हमारे देश में टैक्स सिस्टम जो था वो बहुत पुराना था, उसे बदलने के लिए लोकसभा ने कहा, राज्यसभा ने कहा और राज्य की विधानसभा ने कहा, तब जाके वो पास हुआ। ऐसे ही दोस्तों हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति जी, अगर उनको चुना जाता है तो हर राज्य की जो विधान सभा है वो उसमें भाग लेती है, अपनी वोटिंग करती है। तो अगर मैंने आपको जो राष्ट्रपति वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था। तो संवैधानिक अधिकार, संविधान ने इनको भी अधिकार दिया है कि आप अपना राष्ट्रपति चुने, या फिर कोई बड़ा बदलाव होता है, कोई बड़ा संशोधन होता है कानून के अंदर, तो उसमें कहीं ना कहीं हर राज्य की विधान पालिका को भाग लेना होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि विधानसभा को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे अगर कोई संशोधन होता है, कोई बड़ा बदलाव होता है संविधान के अंदर, तो राज्य की विधान पालिका जरूरी है, और दूसरा राष्ट्रपति के चुनाव, तो यहाँ पर राज्य की विधान पालिका जरूरी है। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली अपना ली गई है, जिसके अनुसार एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। यह मंत्री परिषद अपने शासन संबंधी कार्यों के लिए विधानमंडल के निचले सदन अर्थात विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा निम्नलिखित ढंग से नियंत्रण रखती है: प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न पूछकर, कामरों को प्रस्ताव पास करके, मंत्रियों द्वारा पेश किए बिलों को अस्वीकार करके, मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके। दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ काम जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा भी करती है। वो कैसे? जैसे वो प्रश्न पूछती है कि आज क्या होगा, कैसे इस राज्य में क्या क्या कानून आ रहे हैं, काम रोको प्रस्ताव कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों अगर मैं मेन बताऊँ तो कहीं ना कहीं वो जनता को बताती है कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। उसके बाद वह यह बताती है दोस्तों कि हम क्या करने के अलावा हम कैसे किन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, मंत्री कैसे बिलों को पेश करते हैं, कैसे मंत्रियों की विश्वास अविश्वास। तो कहीं ना कहीं जो मेन रूप से जो राज्य के लिए काम करता है वो पूरा विधानसभा करता है। अब दोस्तों ये सब मैंने अभी आपको बड़ी जल्दी खिंचवाया है, झूठ के बोलूँ, क्योंकि ये अभी 15 से 20 मिनट और इस टॉपिक को चाहिए था, लेकिन मैंने हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। फिर भी मैं आपसे सिर्फ 5 या 10 मिनट में दोबारा रिवाइज़ करा दूंगा, तो इसे आप जब तक 5 सेकंड अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, 5 मिनट, फिर हम इसे शुरू करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हमने जो कहा था कि गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, विधानमंडल की रचना, कि विधानमंडल बनता कैसे है। तो दोस्तों हमने बताया आपको कि कैसे हमारे देश में कितने राज्य हैं,
उन राज्यों में से कितने राज्यों में द्विसदन है, कितने राज्यों में एक सदन है, द्विसदन में किस तरीके से दूसरे सदन में अलग अलग तरह से लोग चुने जाते हैं, उन लोगों को कितने सालों के लिए चुना जाता है, जैसे कि 6 सालों का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन उनमें से कई लोग जो हैं, 1/3 लोग जो हैं वो हर 2.5 साल में हट जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमने ये बताया था कि किस तरीके से उन्हें अगर 2/3 बहुमत से विधानसभा यह कह दे कि हमें द्विसदन हटाना है या फिर द्विसदन लाना है, तो वो लाया जाएगा या हटा दिया जाएगा। उसके बाद 500 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए किसी भी राज्य के विधानसभा में, और 60 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारे देश में 60 से कम वाली विधानसभाएं भी हैं, जो हमारे संविधान के 170 में बताया गया था। वैसे तो हर जनगणना के बाद सीट के बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे देश में कुछ संशोधन ऐसे किए गए थे जिसके बाद वह संशोधन 42वां संशोधन था, जिसके बाद यह बोला गया था कि भाई जब जनगणना आगे होगी तब यह सीटें बढ़ाई जाएंगी। फिर वो समय आगे बढ़ता गया और आज 2026 तक का समय अभी रुका हुआ है, जब तक सीटें बढ़ाई नहीं जाएंगी। 2026 के बाद जो जनगणना होगी उस आधार पर फिर सीटों को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने यह देखा था कि भाई किस तरीके से हर 75,000 जनसंख्या पर एक व्यक्ति को रखा गया था, लेकिन बाद में वह रुकी रह गई। और फिर अब देखो, जब भी अब जनगणना होगी तो कितने लोगों पर कितने लोगों को दिया जाएगा, यह देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद दोस्तों हमने यह देखा था कि किस तरीके से एंग्लो इंडियन को हमारे राज्यपाल देख सकते हैं कि भाई अगर नहीं है तो उन्हें वो चुनकर एक रख देंगे। उसके बाद में क्या योग्यता होनी चाहिए, कि कितने वर्ष की व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें। उसके बाद दोस्तों कितने समय का कार्यकाल होता है, 5 साल का। उससे पहले उस सरकार को कैसे गिराया जा सकता है, मशीनरी अगर सरकार की फेल हो जाए या कुछ हो जाए। उसके बाद में दोस्तों साल में 2 मीटिंग अवश्य होती है, 2 सेशन कहते हैं, वैसे मीटिंग नहीं कहते। उस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की जाती हैं, उसमें कम से कम लोगों को पहुंचना कोरम कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों किस तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का काम क्या होता है दोस्तों, उस जगह पर बिल्कुल मेंटेनेंस, साइलेंस बनाए रखना, मतलब कि जो उसके तमीज़ होती है वो उसको बनाए रखना। उसके बाद दूसरी चीज़ दोस्तों कि किस तरीके से उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, कि अध्यक्ष ना आए तो उपाध्यक्ष काम करे। अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है 14 दिन पहले बता के, उपाध्यक्ष उसकी जगह ले ले। फिर उसके बाद दोस्तों किस तरीके से इनको कुछ इम्पोर्टेंट अधिकार दिए गए हैं जो आम नागरिक को नहीं है, जैसे गिरफ्तारी से बचने का। उसके बाद में क्या क्या शक्तियाँ हैं, कानून एक राज्य के लिए बनाना, लेकिन उन कानून की शक्तियों पर भी कुछ रोक है जो केंद्र सरकार कई बार लगा सकती है कि कुछ शर्तों में। उसके बाद दोस्तों पैसों के बारे में हमने बात करी थी कि कुछ कैसे साल भर का बजट राज्य खुद खर्च कर सकती है, लेकिन कुछ जो बचे हुए संचित काय है उसमें से उसका बस नहीं चलता, उसमें राज्यपाल ही उसको बस चलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा था संवैधानिक अधिकार, किस तरीके से अगर कई बार हमारे राज्य की विधानसभाएँ GST जैसे कानून हो गए या फिर जो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया उसमें भाग करते हैं। उसके बाद में किस तरीके से कार्यपालिका रूप में काम करती है, प्रश्न पूछकर, कामरों को प्रस्ताव पास करके, ये सब करके। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे यह बताना कि कैसी लगी वीडियो, आप मुझे कमेंट करना, बताना कि क्या क्या इसमें सुधार हो सकता था, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।